So we are starting with the Code of Criminal Procedure 1973 और चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें कोशिश रहेगी कंप्लीट करने की, बिकॉज सेक्शन 2 जिसमें सारे डेफिनेशंस हैं वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अदरवाइज बाकी सिंपल है। सो सबसे पहली बात, जो सीआरपीसी है ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। क्रिमिनल लॉ में टोटल 3 पार्ट्स हैं। वन इज आईपीसी, सेकंड इज एविडेंस एक्ट और थर्ड आता है उसमें सीआरपीसी। जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें एक होता है पीनल लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है आपका एविडेंस लॉ। एविडेंस लॉ के लिए एविडेंस एक्ट है, प्रोसीजरल लॉ के लिए सीआरपीसी है और सब्सटेंटिव लॉ के लिए, पीनल लॉ के लिए हमारे पास आईपीसी है। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। एक मिनट होल्ड। सभी एक्ट्स के बारे में, सभी लॉज के बारे में हमें 2 डेट्स पर्टिकुलरली याद रखनी है। तो एक होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट तो आप देख रहे हैं या टॉप पे स्क्रीन पे गिवन है, दैट इज 25 जनवरी 1974 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में आया। और अगर हम बात करें डेट ऑफ एनफोर्समेंट की, ये है आपकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट 25 जनवरी 1974। अगर हम बात करें डेट ऑफ एनफोर्समेंट की, तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट सीआरपीसी के लिए होगी 1 अप्रैल 1974। ये कहाँ पे हमें मिलेगा? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट के बारे में जहाँ लिखा है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस पर नोटिफाई कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। अब एक और बात, सीआरपीसी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो किसका पार्ट है ये जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमें ये पता रहे कि सीआरपीसी में अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो कौन कर सकता है, किसके पास पावर है। तो सीआरपीसी इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब इसमें सेंटर भी अमेंडमेंट कर सकता है और स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। सो अभी मैंने बताई थी ऑलरेडी, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है और क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए हमने इसको फॉर्म किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट टाइप ऑफ लॉ इज द CRPC, whether a substantial law or a procedural law, so directly the answer will be it is a procedural law, जिसमें कि हमें हमारे जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज आईपीसी में गिवन है उन्हें कैसे क्लेम किया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो सीआरपीसी में दिया हुआ है। इसके बाद में बात आती है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और इसका क्या क्या टोटल डिटेल्स। सो इस कोड में टोटल 37 चैप्टर्स हैं, जो कि 484 सेक्शंस जिसमें दे रखी हैं। 37 चैप्टर्स में 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन है, कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा, इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हैं शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 2 में हमें वेरियस फॉर्म्स गिवन है। तो टोटल ये इसका जिस्ट हुआ, दैट इज 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स में ये कोड डिवाइडेड है। इन द 24th year of Republic, this act was enacted. This is act number 2 of 1974 और इसमें 2 डेट्स मैंने आपको बताई। सबसे पहला, दिस एक्ट was enforced this act was enacted on 25th January 1974 और enforcement में कब आया? Through the Gazette notification, it came into force from 1st April 1974. Short title: This act may be called the
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब जैसे ही इसने होल ऑफ इंडिया लिखा है तो ये जो वर्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से रिपील कर देंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ से रिपील कर देंगे बिकॉज अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्ट, जो कोड है सीआरपीसी, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि प्रोवाइडेड में क्या लिखा है। प्रोवाइडेड में लिखा है कि चैप्टर 8, 10 एंड 11 को छोड़ के बाकी का जो कोड है वो कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं भी होगा। तो कौन से वो एरियाज हैं? पहली बात तो कौन सी चीज, चैप्टर 8, 10 एंड 11 को छोड़ के बाकी का जो कोड है वो स्टेट ऑफ नागालैंड में एंड द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से आएंगे वो भी हम पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ नागालैंड हम जानते ही हैं, और अगर उसमें अप्लाई करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो अप्लाई होंगे इन एरियाज में भी। इनमें क्या है? चैप्टर नंबर 8 है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। और चैप्टर नंबर 11 है रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अगर पता चलता है कि ये मिस्टर एक्स है, कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, डिटेन कर लेगी टू प्रिवेंट दैट ऑफेंस। उस क्राइम को पहले खबर मिल जाती है अगर, तो क्राइम को रोकने के लिए, ऑफेंस को रोकने के लिए पुलिस एडवांस में भी अरेस्ट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 तो अप्लाई होंगे होल ऑफ इंडिया में। बाकी का जो कोड है वो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखते हैं कि हमें ट्राइबल एरियाज की क्या डेफिनेशन यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ट्राइबल एरियाज की यहाँ पे सेम वही डेफिनेशन अप्लाई है जो डेफिनेशन ट्राइबल एरिया की हमें सीपीसी में दे रखी है। सीपीसी 1908 में भी सेम टू सेम डेफिनेशन गिवन है। तो अगर वो आपको याद है तो आप उसी को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, द ये हाँ एक्सप्लेनेशन में in this section tribal areas means the territories which immediately before the 21st day of January 1972 were included in the areas of Assam as referred in para number 20 of schedule 6 to the constitution। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? कौन से ट्राइबल एरियाज? पहली बार ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। असम के भी कौन से ट्राइबल एरियाज? जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के पैरा 20 में गिवन है। सो द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम गिवन इन पैरा 20 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, in those areas CRPC will not apply। तो क्या ये एब्सोल्यूट रूल है? CRPC स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में अप्लाई हो ही नहीं सकता? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस पूरे कोड को या इस कोड के कुछ पार्ट्स को इन स्टेट्स में, इन एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन apply such provisions or any of them to the whole or any part of the state of Nagaland or such tribal areas। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 के अलावा बाकी का कोड, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड की और असम की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो थ्रू द नोटिफिकेशन इन द गजट नोटिफिकेशन इस पूरे कोड को या इस कोड के कुछ प्रोविजंस को अपने पूरे स्टेट में या स्टेट के कुछ पार्ट्स में एनफोर्स कर सकती है। और थ्रू, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा था ये कॉन्करेंट लिस्ट का
चैप्टर पार्ट हो जाता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजंस ले सकती है और सेंटर भी डिसीजन ले सकता है। तो आई होप सेक्शन नंबर 1 तो क्लियर हो गई। हाँ, तीसरी बात सेक्शन नंबर 1 में, दैट इज कमेंसमेंट की। तो कमेंसमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। अगर पूछा जाए कब इनेक्ट हुआ तो 25 जनवरी 1974। एनफोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 1974। तो सेक्शन 1 क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें सारी की सारी डेफिनेशंस गिवन है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर से प्रीलिम्स में आता ही है। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 में से डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है डायरेक्टली। तो देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला आता है इसमें बेलेबल ऑफेंसेस, और सेक्शन 2A जिसमें बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दोनों गिवन है। जो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रखी है। आप देख सकते हैं सेक्शन 2A में बी फॉर बेलेबल, देन बी में चार्ज, और फिर चार्ज के बाद कॉग्निजेबल, देन कंप्लेंट, देन ठीक है ये कंप्लेंट, आफ्टर दैट कम्स द हाई कोर्ट। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रखी डेफिनेशंस, आपको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। बी के बाद सी के बाद D, E, F, G से कुछ नहीं था, डायरेक्टली H से हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना। देखते हैं बेलेबल ऑफेंसेस किसे कहते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule। कौन सा शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल। मैंने आपको बताया था सीआरपीसी में टोटल 2 शेड्यूल्स हैं। द फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन से होंगे, और सेकंड शेड्यूल में हमें मॉडल फॉर्म्स गिवन है। सो क्या लिखा है? बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ। ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है कि अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं भी गिवन है लेकिन किसी अदर लॉ में बेलेबल लिखा है तो भी उसको हम बेलेबल काउंट करेंगे। एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स द अदर ऑफेंसेस, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस बेलेबल लिखे हैं वो तो बेलेबल होंगे और जो ऑफेंसेस नहीं लिखे हैं वो नॉन बेलेबल हो जाएंगे। द ऑफेंसेस which have been mentioned in first schedule of CRPC will be called as bailable, and जो offenses शेड्यूल 1 में नहीं लिखे हैं उनको हम मानेंगे नॉन बेलेबल, ठीक है। देखते हैं सेक्शन 2B, चार्ज। Charge includes any head of charge when the charge contains more head than one। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर एक से ज्यादा ऑफेंसेस का चार्ज है तो हर ऑफेंस को हम एक चार्ज में काउंट करेंगे। So includes any head of charge when the charge contains more heads than one। सेक्शन 2C, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए बेलेबल और नॉन बेलेबल तो सेक्शन 2A में ही गिवन है दोनों, लेकिन लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो वो तो गिवन है हमें 2C में। तो क्या लगता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ गिवन होंगे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको मिलेगी की डेफिनेशन मिलेगी 2L में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सेक्शन 2C बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और सेक्शन 2L में आपको मिलेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या लिखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लिखा है हमारे पास में, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच, यानी ऑफेंस की बात करें या केस की बात करें दोनों में ही सेम बात आती है। A police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, first schedule वही CRPC में 2 शेड्यूल है उसका फर्स्ट शेड्यूल, और under any other law for the time being in force, arrest without warrant।
तो इम्पोर्टेंट वर्ड हमें क्या याद रखना है कॉग्निजेबल के लिए, कौन से ऑफेंस को और कौन से केस को हम कॉग्निजेबल कहेंगे जहां पे पुलिस के पास में विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर है। अब पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल। और 2L में यही लिखा है, that is where the offenses or the case in which a police officer cannot arrest without warrant, वो 2L में लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। देखते हैं सेक्शन 2D कंप्लेंट के लिए क्या लिखा है। मीन्स कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, any allegation made orally or in writing to a magistrate। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है। पहली बात तो ये कि जो आपकी कंप्लेंट है वो ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, और वर्ड यूज किया है, और वो मैजिस्ट्रेट को करेंगे तभी कंप्लेंट कहलाएगा। अगर आप पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट नहीं होगी। कंप्लेंट की डेफिनेशन में वही एलिगेशन होगा जो कि हमने मैजिस्ट्रेट से किया है। with a view to his taking action under this code, और किस पर्पज से, for the purpose of taking action। ऐसा नहीं कि जाके बस उसको अपनी व्यथा सुना के आगे काम खत्म हुआ। हमारा उसमें प्रेयर होना चाहिए कंप्लेंट में कि हम कुछ एक्शन चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोड। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, देखिए कंप्लेंट आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि कंप्लेंट आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, नोन पर्सन के अगेंस्ट या अननोन पर्सन के अगेंस्ट। सो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट नोन और अननोन बोथ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जिसको जानते हैं उसी के अगेंस्ट में होगा। सो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, सबसे पहला ओरल होगी या रिटन, दोनों हो सकती है। किसे कर सकते हैं, सिर्फ मैजिस्ट्रेट को। और किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, नोन और अननोन बोथ। has committed an offense but does not include police report। देखिए क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट को जो हम एलिगेशन प्रेजेंट करते हैं उसी को हम कंप्लेंट कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं कहेंगे। एक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, अ रिपोर्ट में by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। तो ऐसे कोई रिपोर्ट, मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को एक रिपोर्ट हुई, पुलिस ऑफिसर ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट समझ सकते हैं। वी शैल डीम इट एज अ कंप्लेंट, है ना, शैल बी डीम्ड एज अ कंप्लेंट। अगर एक पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसे पता चलता है कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि हमें कहाँ पे गिवन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2L। तो इस सिचुएशन में उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट कंसिडर किया जा सकता है, इट कैन बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। और इस सिचुएशन में कंप्लेनेंट कौन होगा, क्या जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ, क्या जो विक्टिम है वो, नहीं, जो पुलिस ऑफिसर है जिसके पास रिपोर्ट फाइल हुई थी वो खुद कंप्लेनेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, वो कंप्लेंट करने वाला माना जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि कंप्लेंट हम किसे कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट को। किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, नोन एंड अननोन बोथ के लिए। किस फॉर्म में कर सकते हैं, ओरली एंड रिटन बोथ। क्या पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट है, नहीं, पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं है, लेकिन कोई पुलिस रिपोर्ट जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर आता है तो उसे कंप्लेंट माना जा सकता है, और उस सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है उसे कंप्लेनेंट
माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 डेफिनेशंस तो हो गई। 2A दैट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, then 2B that is charge, 2C that is cognizable offense और 2L में non cognizable है, 2D that is complaint। और अब हम आगे बढ़ते हैं, that is 2E। 2E बताता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसे कहा जाएगा? हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, in relation to a union territory to which the jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law that High Court. In relation to any other union territory, the highest court of the criminal appeal for the territory that other than the Supreme Court of India. तो यहाँ पे हाई कोर्ट की डेफिनेशन के लिए क्या लिखा है? पहली बात तो अगर किसी स्टेट की बात करें तो जो उस स्टेट में हाई कोर्ट है वो उसकी हाई कोर्ट है। टेरिटरी की बात करें तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी हाई कोर्ट स्पेसिफाइड है, जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। कई बार ये होता है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज की कॉमन हाई कोर्ट भी बना दी जाती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ और हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है वो कंबाइंड है, दोनों की एक ही हाई कोर्ट है। तो ऐसा कई बार होता है कि जुरिस्डिक्शन, एक यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन दूसरी हाई कोर्ट में दे दिया जाता है। और थर्ड आता है, अगर ये भी नहीं तो कोई भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील अदर देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस यूनियन टेरिटरी में जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगी उसे हम हाई कोर्ट में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है इसमें डेफिनेशन आपकी 2F, जो इंडिया को बताता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो दिस कोड एक्सटेंड्स के लिए कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? द कोड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, वो हमने हटा दिया एक्सेप्ट को, तो होल ऑफ इंडिया। तो प्रोवाइडेड में जरूर दे रखा है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, लेकिन क्योंकि वो प्रोवाइडेड में है तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में काउंट होगा। सो इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच द कोड एक्सटेंड्स। 2G में क्या लिखा है? 2G में लिखा है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड, यानी कि कोर्ट में अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो क्या वो इंक्वायरी में आएगा? नहीं। सो एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो इंक्वायरी कौन करेगा? पहली बात तो इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी में क्या इंक्लूड होगा? इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी बट अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड। तो जो ट्रायल चल रहा है वो इंक्वायरी में नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है तो वो इंक्वायरी के डेफिनेशन में फॉल होगा। और कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। अब इसे याद रखने का एक ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको 2C और 2L के लिए बार बार बताया, क्योंकि कुछ जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है उनको मैं स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ। 2C में हमें कॉग्निजेबल की डेफिनेशन गिवन है और नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन हमें कहाँ पे गिवन है? 2L में। इसी तरह से इंक्वायरी, इंक्वायरी की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए 2G में। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा एक यू कैन से शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, कई अदर वीडियोस में भी मैंने देखा है। 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, 2G घोटाला हुआ था और 2G घोटाले की इंक्वायरी हुई थी, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि 2G में इंक्वायरी गिवन है ना? जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। वैसे तो सारी ही पढ़नी है, सभी याद करनी है, लेकिन मोस्टली जो रिपीटेड आती रहती हैं उसमें पहली है 2A। 2A में क्या गिवन है? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, बेलेबल किसे कहेंगे? जो शेड्यूल 1 में बेलेबल है। नॉन बेलेबल किसे कहेंगे? जो शेड्यूल 1 में नहीं है। 2B, 2B में चार्ज। फिर आता है 2C, 2C में कॉग्निजेबल। ठीक है, देन 2D,
2D में क्या आया था हमारे पास में? हाँ जी कृष्णा, थोड़ा सा लेट हो गया आप। 2D में हमारे पास में है कंप्लेंट की डेफिनेशन, और कंप्लेंट किसे की जाएगी? कंप्लेंट विल बी डन टू अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर आता है 2G। 2G में क्या है? इंक्वायरी। और इसके बाद आता है 2H। 2H में है इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंटली आपको रिपीट कर करके याद करनी है, बार बार पढ़नी है। 2H देखते हैं क्या है इसमें। 2H में बताता है includes all the proceedings under this code for the collection of evidence, यानी कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। कौन कंडक्ट करेगा? जैसे इंक्वायरी के लिए क्या लिखा था, कौन कंडक्ट करेगा? मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करेगा? पुलिस ऑफिसर। और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट, साफ साफ वर्ड्स में लिखा है, दैट इज जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, अदर देन मैजिस्ट्रेट। हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करे वो कर सकता है, या फिर नॉर्मली पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और किस पर्पज से करता है? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किस में गिवन है? 2H में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन गिवन है। नेक्स्ट आता है 2I, जुडिशियल प्रोसीडिंग includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। क्या वर्ड है? जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें जो एविडेंस है वो एविडेंस दिया जाता है इन ऑन द लीगली टेकन ओथ, विधिवत जो ओथ ली गई है उसके थ्रू एविडेंस दिया जाता है जिस प्रोसीडिंग में, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। 2J बताता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन। Excuse me, sir. जी बोलिए। Sir, I have doubt in section 2I because sir यहाँ पे mention है may be legally taken on oath. It is necessary may be या फिर may be का use है ना, तो necessary है oath पे ही ली जाए, without oath नहीं हो सकता। मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, तो वर्ड बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है कि मे है, शैल क्यों नहीं है? तो मे आने का ऑब्वियस बात है, अगर जो जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास रहती है। अगर वो किसी को रिलीव करते हैं तो इसलिए वर्ड मे यहाँ पे ले रखा है ना। अगर किसी भी प्रोसीडिंग में जज किसी को रिलीव कर देता है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ, तो वहां पे वो रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसलिए वर्ड लिखा है मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है। फिर आता है 2J, local jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its his power under this code। तो जरूरी नहीं कि सारी, may exercise all the powers or any of its powers, और कौन सी वाली powers? which have been his powers अंडर दिस कोड, जो सीआरपीसी ने मैजिस्ट्रेट को या फिर कोर्ट को पावर्स अलॉट की हैं, उनमें से कुछ या सारी की सारी पावर्स जिस एरिया में अप्लाई होती है वो लोकल जुरिस्डिक्शन में काउंट होगा। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो उस एरिया के लिए भी पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि किस एरिया में पर्टिकुलर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वो इस अप्लाई होगा, वो स्पेसिफाई कर सके। जरूरी नहीं है कि पूरे स्टेट को ही, कभी कभी एक स्टेट को दो डिविजन्स में भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा राजस्थान में 2 हाई कोर्ट है, जोधपुर में मेन हाई कोर्ट है और उसकी बेंच जयपुर में है, जुरिस्डिक्शन डिवाइड कर रखा है। तो ऐसा, और ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया, हरियाणा और चंडीगढ़ की जो हाई कोर्ट है वो कंबाइंड है, एक ही हाई कोर्ट है जिसमें दोनों का जुरिस्डिक्शन आता है। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, यानी पावर किसके पास में है? वो लोकल जुरिस्डिक्शन डिक्लेयर करने की स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है।
फिर आता है 2K। 2K भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में है, इसमें से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है 2K के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया हम किसे कहेंगे? means the area declared or deemed to be declared under section 8 to be a metropolitan area। यानी कि सेक्शन 8 में जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा गया है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। और सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में? कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है। आई रिपीट, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली जो एरिया स्पेसिफाइड है उसी को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा। 2K में तो ये लिखा है। अब सेक्शन 8 में क्या लिखा है? सेक्शन 8 में लिखा है कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है उसे स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। फिर आता है 2L। मैंने कई बार बताया 2L में क्या डेफिनेशन होगी? नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन है। कॉग्निजेबल की कहाँ पे गिवन है? 2C में कॉग्निजेबल की है। क्या लिखा है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये एब्सोल्यूट रूल है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 42। यानी कि सेक्शन 42 में कुछ ऐसे प्रोविजन गिवन है जिसमें द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट ऑल्सो। ठीक है, बिना वारंट के भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर ऑफेंडर को या फिर जिस पर्सन से ऑफेंस होने की एक्सपेक्टेशन है उसे अरेस्ट कर सकता है इवन विदाउट वारंट। सेक्शन 42 इज द एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन अंडर सेक्शन 2L। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 42 एक्सेप्शन है। सेक्शन 42 में दे रखा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट रखता है। एक्चुअली वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली चीज है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन का चैप्टर था हमारा चैप्टर 11 ऑफ दिस कोड जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस के बारे में स्पेसिफाई करता है। फिर आता है 2M। 2M specifies the notification। notification means a notification published in the official gazette। तो वही है ना कि स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई, द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, तो वो नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन दिया होगा वही डेफिनेशन है 2M में नोटिफिकेशन की। ठीक है, यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेरी है तो बोलिए, वरना आगे बढ़ते हैं। नो सर, क्लियर है। चलिए 2N में आते हैं। 2N में एक डेफिनेशन गिवन है ऑफेंस के लिए, और आफ्टर द क्लास इसको रिवाइज जरूर करना क्योंकि रेगुलर अब स्टार्ट जैसे हो गया है तो अब रेगुलर हमारी डेली सुबह 7 बजे होगी। और आज क्योंकि फर्स्ट क्लास थी इसलिए क्वेश्चंस नहीं थे, कल की क्लास स्टार्ट होगी वही स्टार्टिंग में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद आगे की क्लास चलेगी, है ना। तो इसको एक रिवाइज जरूर कीजिएगा। 40 मिनट यहाँ दे रहे हैं तो थोड़ा सा 15-20 मिनट और एक क्लास के बाद देके एक रिविजन जरूर करना है ना। चलिए देखिए 2N में दिया है डेफिनेशन ऑफेंस के लिए। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन। क्या वर्ड लिख दिया यहाँ पे? एनी एक्ट और ओमिशन। अब एक्ट और ओमिशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम आईपीसी पढ़ रहे थे कि अगर कोई एक मिस्टर एक्स है जो मिस्टर वाई की पिटाई कर रहा है तो वो क्या है? वो इलीगल एक्ट हो गया या फिर एक्ट पनिशेबल बाय एनी लॉ हो गया। ठीक है, क्योंकि वो अननेसेसरी किसी पर्सन को पीट रहा है। और वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और या कांस्टेबल खड़ा है, वो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है, तो ये क्या हो गया? ये इलीगल ओमिशन हो गया। बिकॉज उस पुलिस ऑफिसर की, उस कांस्टेबल की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो इस एक्ट को रोके, और वो नहीं रोक रहा है, ही इज ओमिटिंग फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये हो गया इलीगल ओमिशन, तो उसके ऊपर भी ऑफेंस हो जाता है इस बात का। और इसका बेस्ट एग्जांपल पालग्राम में जो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, जहाँ पे कुछ दो साधु लोग जा रहे थे, उन पे कुछ लोगों ने हमला किया, लॉकडाउन के टाइम की बात है। और जब हमला किया तो जो कांस्टेबल वगैरह थे उनके साथ में थे, लेकिन उन्होंने उस भीड़ के सामने उन साधुओं को कर दिया, और वो अपनी खुद की, पुलिस वाले खुद अपनी जान बचा के भाग गए। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से क्या किया, दे हैव डन एन इलीगल ओमिशन। तो ये एक्ट और ओमिशन दोनों चीज काउंट होती हैं ऑफेंस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ आप करेंगे वही ऑफेंस होगा, हम जो करने से बचते हैं वो भी ऑफेंस में काउंट हो सकता है, इफ वी वर लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट, तो फिर उसका ओमिशन ऑफेंस में आएगा। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड punishable by any law for the time being in force, and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। तो वैसे तो किसी भी एक्ट में अगर कोई एक्ट या ओमिशन, किसी भी लॉ में कोई एक्ट या ओमिशन अनलॉफुल पनिशेबल बताया है तो वो ऑफेंस में आएगा। और उसके अलावा अगर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंडर में कोई कंप्लेंट फाइल होती है, उसे भी ऑफेंस कैटेगराइज किया है। फिर आती है सेक्शन 2O। 2O में दी है डेफिनेशन पुलिस ऑफिसर की या फिर ऑफिसर इंचार्ज की। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इसके स्टार्टिंग वर्ड से आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं याद रखने की। 2O में ऑफिसर इंचार्ज है, फिर इसका नेक्स्ट जो देखा है 2P में प्लेस है, तो थोड़ा कोशिश कर सकते हैं याद रखने की। 2R अगर आप देखें तो 2R में पुलिस रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट से याद रख सकते हैं सेकंड वर्ड से। 2S में पुलिस स्टेशन है, तो S एंड स्टेशन, R एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक है, वैसे बैठ के रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसकी सिर्फ एक रीडिंग कर देंगे अभी, अगली रीडिंग एक हफ्ते बाद, तो इतने में तो माइंड में सेट हो जाएंगे सब, है ना। देखिए 2O में ऑफिसर इंचार्ज की, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन गिवन है, इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house, who is next in the rank to such officer and is above the rank of constable। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है अपने माइंड में, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के लिए वो क्या लिखा है, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में काउंट नहीं किया जा सकता। किसे किया जा सकता है, तो कोई भी जो उस पुलिस स्टेशन पे हाईएस्ट अथॉरिटी होगा वो ऑफिसर इंचार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, अगर सीआई है वो नहीं है, तो उसके बाद में एएसआई जो होगा वो, सॉरी सीआई नहीं है तो एसआई जो होगा वो हो जाएगा, एसआई नहीं है तो एएसआई पुलिस इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज हो जाएगा। लेकिन कांस्टेबल को हम ऑफिसर इंचार्ज में नहीं लेंगे, वो क्लियरली मेंशन है। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, और या फिर किसी अदर को स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करती है ऑफिसर इंचार्ज के लिए। ये है डेफिनेशन आपकी 2O में। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज कल सही 7 बजे हम मिलेंगे दोबारा से और कंटिन्यू करेंगे इससे।